नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 विषय। किसके आदेश पर समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक साथ? दूसरा, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम केवल कर्मचारी रहेंगे? और तीसरा, गांधी को भूल जाओ पर गोडसे को याद रखना। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब आपको एक छोटी रकम हमें हर महीने आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके आर्थिक सहयोग की हमें जरूरत है। इधर पिछले 2-4-5 महीने से आपका आर्थिक सहयोग आना थोड़ा कम हो गया है, तो एक बार फिर से आपसे गुजारिश, मैं हफ्ते में एक ही बार कहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद कहते हैं ना कि अगर बच्चा भूखा और रोए नहीं तो मां भी दूध नहीं देती, उसी तरह से शायद मुझे अब रोज आपसे कहना होगा कि आपके आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है। खैर, तो सबसे पहली बात, किसके आदेश पर समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दिल्ली के में एक साथ दिखाई दे रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दिल्ली में क्या है, लेकिन दिल्ली में उन लोग आम आदमी पार्टी के साथ दिखाई दे रहे हैं। आज अखिलेश यादव जी रिठाला में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करने की बात है। जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय शायद उनका रोड शो शुरू होने वाला हो। साथ में यह भी बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ चुनिंदा समाजवादी पार्टी के सांसद भी रहेंगे, लेकिन जो सबसे चुनिंदा है अवधेश प्रसाद जी, वो तो अपने लड़के के चुनाव में मिल्कीपुर व्यस्त हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो नहीं होंगे। लेकिन इकरा हुसैन जी का नाम लिया जा रहा है, यंग, पढ़ी लिखी, वेरी आर्टिकुलेट महिला सांसद, शायद उनके आने की बात है। और ये भी बात है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि अखिलेश जी आम आदमी पार्टी पे के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, वहां उनका कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, ये कुछ अजीब सी बात है। उसी तरह से 1 और 2 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा जी के बारे में खबर आई है कि वो भी प्रचार करेंगे 2 दिन आम आदमी पार्टी का दिल्ली में। ये दोनों लोगों का इसलिए बात हो रही है, दोनों पार्टीज की, कि ये दोनों पार्टी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में वेस्ट बंगाल में जहां तृणमूल कांग्रेस का दबदबा है, वहां उन्होंने कोई गठबंधन नहीं किया था 2024 के इलेक्शन में, लेकिन वो हिस्सा हैं। अब ये दोनों पार्टीज जो दिल्ली में नहीं लड़ रही हैं और वहां आमने सामने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ रही है, उसमें एक सहयोगी का साथ दे रहे हैं, दूसरे का नहीं। और लॉजिक ये बताया जा रहा है कि जो जहां जितना स्ट्रांग है उसको वहीं पे लड़ना चाहिए। लेकिन ये सारे लॉजिक जब हरियाणा, गुजरात के इलेक्शन हो रहे थे तो कहां चले गए थे, ये लोगों को नहीं याद रहता है। खैर, शत्रुघ्न सिन्हा जी का वहां आना, मैं जिस बात को मैं रेखांकित कर रहा हूं कि किसी के इशारे पे ये हो रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा जी का समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना ये कि शत्रुघ्न सिन्हा जी की पत्नी पूनम सिन्हा जी 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में लखनऊ में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट थी, उम्मीदवार थी राजनाथ सिंह जी के खिलाफ। तो कनेक्शन तो बिल्कुल साफ है। किसके प्रॉम्प्ट पे है? अखिलेश जी के प्रॉम्प्ट पे ये भी आ रहे हैं। अब जरा ये चर्चा कर ली जाए कि इससे हासिल क्या होगा, व्हाट समाजवादी पार्टी या तृणमूल कांग्रेस आर गोइंग टू गेट। क्योंकि अखिलेश यादव जी कोई ये नहीं कि उनको जहां चुनाव होता है वो जाके अपना चुनाव प्रचार करने लगते हैं, नहीं। वो अभी तक मिल्कीपुर नहीं गए हैं, जो बहुत प्रतिष्ठा का चुनाव है, जो समाजवादी पार्टी की सिटिंग एमएलए की सीट है, जो अवधेश प्रसाद जी अब एमपी हो गए हैं, उनके लड़के लड़ रहे हैं, वहां पे अखिलेश यादव जी को टाइम नहीं मिला है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 तारीख को जो अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, उस दिन अखिलेश यादव जी जाएंगे। आज शायद उनकी पत्नी भी गई है वहां। ये भी है कि जो अभी 9 चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, बाई इलेक्शंस, उसमें अखिलेश यादव जी के पास टाइम नहीं था वहां जाने का, वो नहीं गए थे। लेकिन दिल्ली में जहां उनका कोई कैंडिडेट नहीं लड़ रहा है, वो पहले भी गए, स्टेटमेंट किया, और अब भागे भागे जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने।
ये बात कुछ ऐसा लगता है कि किसी के इशारे पे ही सब हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जी को क्या हासिल होगा। अगर वहां दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के मंच पे चढ़ते हैं तो क्या इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में ताकत बढ़ेगी, मतलब वो और मजबूत होगा वोट की दृष्टि से या उनके संगठन की दृष्टि से, इसमें कोई चुनाव में उनको फायदा होगा, या उनके और कांग्रेस जो उनका गठबंधन का सहयोगी उत्तर प्रदेश का इलेक्शन साथ में लड़े थे, 37 सीट आई थी समाजवादी पार्टी की, उस गठबंधन के वोट का नुकसान होगा, आप बताइएगा। दूसरा, क्या अखिलेश यादव जी के दिल्ली जाके आम आदमी पार्टी का रोड शो करने से आम आदमी पार्टी के वोट बढ़ेंगे, क्या हवा बदलेगी या वैसे ही रहेगी, तो इससे फायदा क्या होगा। मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि ये क्यों हो रहा है, जो मेरी इसमें समझ है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। इसमें अडानी फैक्टर, इसमें कहीं कोई दौरान नहीं, अडानी फैक्टर है, क्योंकि वही एक बाइंडिंग फैक्टर है। उसका जो सबसे ताजा उदाहरण और प्रमाण है कि जब विंटर सेशन लोकसभा का चल रहा था और अडानी के वाले प्रश्न और बाकी प्रश्नों पे विपक्ष के लोग थे कि भाई इस पे बात होनी चाहिए, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उस समय समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने अडानी इशू से अपने को अलग किया। तो उन्होंने कहा था भाई अडानी इतने इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, हम लोग को लोकसभा की कार्रवाई चलने देना चाहिए। और फिर अंतोगत्वा कांग्रेस भी उसके आगे, राहुल गांधी भी माने और वो गए वहां। तो वो किसके इशारे पे हुआ, तो उस समय बिल्कुल साफ हो गया था कि अडानी जी के इशारे पे, फिर क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था, अडानी जी ने इशारा किया और इन लोगों ने लोकसभा चलवाई। ये भी जान लीजिए कि एक ऐसा चैनल जो लखनऊ का है, सबसे बड़ा देश का चैनल अपने कहता है भी व्यूअरशिप के हिसाब से, उन्होंने अडानी जी के मतलब कसीदे काढ़े थे। उन्होंने बताया था कितने अच्छे हैं, उनको गर्व है इस अडानी जी की बात का। और ये बाद में उन्होंने बताया था अपने व्यक्तिगत मित्रों से कि ये सबको लगा था कि अडानी जी के कहने पे ये हुआ है, तो ये पता चला था अडानी जी के कहने पे नहीं, ये अखिलेश यादव जी के कहने पे ही उन्होंने ये अडानी वंदना की थी। अडानी चालीसा जो पढ़ी गई थी वो अखिलेश यादव जी की तरफ से कहा गया था। दूसरा, मैं एक और चीज बता दूं, जब ये अभी आम आदमी पार्टी का जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ, उस दिन इसी चैनल को आम आदमी पार्टी के 6 जो टॉप लीडर हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, सब लोगों को एक साथ बिठा के 6 लीडर एक संपादक जी को इंटरव्यू दे रहे थे। न्यूज लॉन्ड्री ने उस पर वो किया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, उसकी क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन दे रहे थे। फिर अरविंद केजरीवाल जी ने सोलो इंटरव्यू भी दिया, हम लोग को तो आज तक नहीं मिला। वो सबसे बड़े हैं तो हम भी तो उस विधा में हैं, या मेरे साथ के कोई, आपने सत्य हिंदी पे क्या कोई इंटरव्यू एक्सक्लूसिव देखा? आपने जो बाकी कोई भी चैनल है, नाम किसी का क्या ले, आपने देखा? तो ये प्रॉम्प्ट वहां से है कि इंटरव्यू ऐसे करके इंटरव्यू करवाया जा रहा है। क्योंकि एक चीज और है, अखिलेश जी को क्या उत्तर प्रदेश में इसकी भी तैयारी है कि अडानी जी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस अगर साथ लड़ेंगी तो अखिलेश जी का तो फायदा होगा ही होगा, कांग्रेस का भी बहुत फायदा हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि सपा और आम आदमी पार्टी को साथ करके उत्तर प्रदेश में एक ऑल्टरनेटिव तैयार करो, अखिलेश जी को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, लेकिन कांग्रेस का तो सफाया हो जाए। तो क्या ये उसका हिस्सा है कि अब आम आदमी पार्टी रिप्लेस करेगी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में? लॉन्ग टर्म में देखिए एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, ये तीनों पार्टी जिनके नाम मैं ले रहा हूं, लॉन्ग टर्म में कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो इन तीनों पार्टियों का नुकसान होता है। अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो तृणमूल कांग्रेस का नुकसान होता है, अगर कांग्रेस मजबूत होती है समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में नुकसान होता है, और अगर कांग्रेस मजबूत होती है दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नुकसान होता है। ये तो स्पष्ट है। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कॉमन इंटरेस्ट है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो समाजवादी पार्टी का जो कोर बैंक वोट बैंक था,
माइनॉरिटीज का, वो खिसक गया है, वो खिसक के चला गया है कांग्रेस में। अब जो दलित वोट बैंक है वो भी खिसका है, और एक पहले ये होता था कि शायद वो बीजेपी में जाता था, लेकिन बीजेपी से ज्यादा वो इस समय कांग्रेस की ओर आकर्षित है। कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आकर्षण उसका कांग्रेस में जाता है। तो आने वाले समय में शायद अखिलेश यादव जी को कहीं ऐसा लगता है कि यूपी में कहीं कांग्रेस एक बड़ा फैक्टर ना हो जाए, और वही बात शायद दिल्ली में भी है। अब बात हम लोग कर लें, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम केवल कर्मचारी रहेंगे? ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अभी एक बहुत उथल पुथल हो रही है पूरी दुनिया में। ट्रंप साहब नए प्रेसिडेंट बन के आए हैं, वो नई नई घोषणाएं रोज कर रहे हैं। उन्होंने एक घोषणा की, वो टिकटॉक की घोषणा की कि उसको हम खरीदेंगे, और दूसरी घोषणा, और उसको बैन करेंगे, और उसकी घोषणा, दूसरी घोषणा ये की कि वो एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए $500 बिलियन का खर्च करेंगे। $1 बिलियन $8,500 होते हैं, तो $10 बिलियन कितने हुए? 85,000 करोड़। $100 बिलियन कितने हुए? 8.5 लाख करोड़। और $500 बिलियन कितने हुए? करीब करीब 43 लाख करोड़ रुपया। इतना पैसा अमेरिका खर्च कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। ये सब जब वो अपनी डींगे हाँक रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये करेंगे, तब तक अमेरिका, अब तब तक चीन के एक बहुत यंग कुछ लोगों ने मिलके एक एआई प्लेटफॉर्म बनाया, डीप सीक, और उसको लॉन्च कर दिया। उसको लॉन्च करते ही जो अच्छा, पहले मैं इससे पहले ये बता दूं कि एआई की जो बड़ी 5 कंपनीज है, बहुत पहले की जो बड़ी 5, जो दुनिया की सबसे बड़ी 5 कंपनीज हैं, निविडिया, इस उच्चारण पे मैं माफी पहले ही मांग लूं, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और आर्सिटा नेटवर्क, ये 5 सबसे बड़ी कंपनी है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा एआई ऐप है चैट जीपीटी, जो ओपन एआई जिसको ओन करता है, ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है, और इसके जो सीईओ हैं वो सैम ऑल्टमैन हैं, वो भारत भी आए थे अभी 2023 में, मोदी जी से मिलके गए थे, लेकिन वो फिर से भारत आ रहे हैं 5 फरवरी को, क्योंकि चीन के उस डीप सीक ने, इसको कहते हैं ना, ऐसा हंगामा मचा दिया। क्या हंगामा मचा? अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो एआई के शेयर्स थे, केवल एआई के शेयर्स, और जो मतलब टेक कंपनीज के शेयर थे, वो $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन एक दिन में गिर गए। $1 ट्रिलियन में 1,000 बिलियन डॉलर होते हैं, मतलब इतना एक दिन में गिर गया। एक दिन में $1 ट्रिलियन गायब हो गया। और उसमें भी जो निविडिया शायद सबसे बड़ी जो कंपनी है, उसका जो एक दिन का जो उसका वैल्यूएशन कम हुआ, मार्केट कैप शायद $500-600 बिलियन उसमें उसका शेयर था। तो ये बता दें कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस मानी जाती है, उसका मार्केट कैप शायद 250 या 300, 250 या $250 बिलियन है बस। उससे दुगना करीब एक उसका अमेरिकन कंपनी का एक दिन में गायब हो गया। तो कितनी बड़ी कंपनी है। अब इन कंपनी का ये समझाते हैं कि एआई में भाई आप ये करते हैं तो डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत होती है साहब, और इसमें जो चिप लगती है वो बिल्कुल कौन से जनरेशन की लगती है, वो बहुत महंगी लगती है। अब दुनिया को रूल करना है, ये यूएसए की, ये सारी जो कंपनीज एआई की हैं वो यूएसए की हैं। मीटा हुआ है या चैट जीपीटी हुआ, ये जितनी है ये कंट्रोल कर रही हैं दुनिया को। अब इनका एक फ्री वर्जन है, व्हाट्सएप में हम और आप मीटा का फ्री वर्जन देखते हैं हम लोग का, कोई उसको यूज भी करता है, और एक पेड वर्जन है। पेड वर्जन रिसर्च के बहुत आगे के कामों के लिए, और उससे सुनते हैं कि दुनिया एक दूसरे ढंग से हो जाएगी। ट्रंप जी एक बार धमकी दे रहे थे टेरिफ वॉर और फलाना वॉर, इसमें इन सबके बीच जो इतनी महंगी कंपनीज हैं, इनके महंगे वो हैं, जहां पे $500 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहे थे, ऐसे में चाइना की ये जो डीप सीक आई, ये 2 साल से कम पुरानी कंपनी, बिल्कुल नए लड़के इसको बना के इन्होंने इसको उतार दिया। फ्री वर्जन तो है ही,
जो इनका पेड वर्जन भी है वो अमेरिकन एआई कंपनी जो चैट जीपीटी या उनसे उसका 20% कॉस्ट है। मतलब अगर वो 100 रुपए का है तो ये 20 रुपए का है, इतना फर्क है। ये फास्टर है, लेस एनर्जी, मतलब फास्टर है, कैलकुलेशंस कम होते हैं, एनर्जी कम यूज करता है, और इसकी चिप जो है वो लेटेस्ट, सबसे महंगी वाली चिप नहीं, उससे लेटेस्ट से कम वर्जन वाली भी चिप इसमें चल जाती है। इसमें जो बताया गया है कि इसकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो शायद 6 मिलियन या 8 मिलियन यूएस डॉलर है, बस मिलियन में है, मिलियन छोड़ ही दीजिए। अब जो जो हमारे यहाँ बिलियन और ये करके डराया जाता है और ये बताया जाता है कि आपके यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता है इत्यादि इत्यादि, उसको चीन ने बहुत एक सस्ते वर्जन में कर दिया और पूरी पूरी दुनिया बार बार कह रहा है, दुनिया नहीं हिली हुई है, अमेरिका हिला हुआ है। डीप सीक की कुछ शॉर्टकमिंग्स कही जा रही है, शॉर्टकमिंग्स है, बहुत गड़बड़ है। क्या शॉर्टकमिंग्स है? उसकी एक शॉर्टकमिंग ये बताई जा रही है जो सबसे बड़ी, कि वो चीन के कुछ इंफॉर्मेशंस को नहीं देता है। उसमें जो सबसे प्रमुख बताया जा रहा है वो टाइनमन स्क्वायर में एक नरसंहार हुआ था, उसकी वो सूचना नहीं देता है, लेकिन टाइनमन स्क्वायर की सूचना देता है। टाइनमन स्क्वायर कहाँ है, कितना बड़ा है, कितने लोग आ सकते हैं, ये सब देता है, लेकिन वो सूचना नहीं। मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, बिना एआई के भारत में एक नरसंहार हुआ था जिसको हम लोग गोधरा के नाम से जानते हैं। गोधरा का जो नरसंहार था, गोधरा दंगे जो थे, क्या हम और आप उसको, यहां तो कोई एआई नहीं है, ठीक से बात कर सकते हैं क्या? बिना किसी भय के हम उसको बात कर सकते हैं क्या? अडानी जी के किस तरह से वो देश के सारे संस्थानों को लूट रहे हैं, पूरी दुनिया में उनको किस तरह से सरकार के संरक्षण में वो दूसरी दुनिया में नए नए प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उसकी बात कर सकते हैं। राहुल गांधी ने तो की थी, उसको तो प्रोसीडिंग से हटा दिया गया पार्लियामेंट की, राहुल गांधी की सदस्यता इस चक्कर में चली गई, और हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं वो इतना नहीं कर रहे हैं। टाइनमन वो अपने यहाँ के लोगों का नहीं बता रहे हैं, ठीक है। वो सस्ता क्यों है उसका मैं दो चीजें आपको जल्दी से बता दूं जो समझने में आसानी हो जाएगी। एआई जो यूज है, ये चैट जीपीटी है, ये आपको जो कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करता है तो दशमलव, डेसिमल के बाद 32 प्लेस तक का कैलकुलेशन करता है, मतलब इतनी एक्यूरेसी है। ये जो डीप सीक है ये दशमलव के बाद 8 प्लेस तक का देता है, जो राउंड ऑफ किन्स को कहते हैं, वो 8 प्लेस तक का देता है, नंबर एक। नंबर दो, जो चैट जीपीटी है वो जब पढ़ता है और जब उसको नैनो सेकेंड्स में वो करता है तो क्या पढ़ता है, वो एक एक वर्ड पढ़ता है। मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम ये, तो मैं आपका भाई हूं, मेरा, डीप सीक पूरा सेंटेंस पढ़ता है, मैं आपका भाई हूं, ये उसके लिए एक है। और इसीलिए उसको कैलकुलेट करने के लिए उतने हाई वर्जन की चिप नहीं चाहिए, उतनी एनर्जी नहीं चाहिए, तो वो जल्दी कैलकुलेट करता है। लेकिन इसका खराब पक्ष क्या है, इसकी एक्यूरेसी 95 से 100% के बीच रहती है, 100% नहीं होती है, क्योंकि दशमलव के बाद वो अगर कोई ऐसा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो क्या हम और आप रॉकेट उड़ाने जा रहे हैं एआई से? कोई रॉकेट तो हम उड़ाने नहीं जा रहे हैं कि रॉकेट में दशमलव के बाद 32 प्लेस तक का आपको कैलकुलेशन चाहिए। दुनिया के 99% लोगों के लिए ये एक्यूरेसी पर्याप्त रहेगी, जो एक सस्ता वर्जन रहेगा। मैं एक चीज और बता दूं कि इसकी समझ भी बता दूं, लेकिन इन सबके बीच जो ज्यादा बड़ा प्रश्न है, मूल प्रश्न ये है, इंडिया कहां है? वेयर इज इंडिया? क्योंकि ये हमारे यहां बहुत कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो राष्ट्र निर्माण में उसका क्या रोल है। हमारे यहां क्या कहा जाता है राष्ट्र निर्माण के लिए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि हम इनकम टैक्स का नाम कर देंगे और वो देखिएगा लोग खुश होके इनकम टैक्स देने लगेंगे। ये हमारे यहाँ की सोच है। हमारे यहाँ डिजिटल कुंभ होता है, डिजिटल, एक एक आदमी का हम पता लगे कहां से आया, कौन आया, कब आया, कितने बजे आया, कितनी देर पानी के अंदर रहा, कितनी देर पानी के ऊपर रहा, लेकिन वहां मर जाएंगे उसके हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। ये हमारा वो है। हमारे यहाँ के दो नेता हैं हमारे यहाँ, एक राहुल गांधी और एक मोदी जी। भाई एक पक्ष एक विपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ गवर्नमेंट। जब
राहुल गांधी से पूछा जाता आज से 1.5 साल पहले एआई को लेके, एक विदेश में जब उनसे प्रश्न करते हैं भाई एआई आ रहा है और इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों के नौकरी जाएंगे, तो कहते हैं नहीं, जब आईटी आया तब भी यही था, लेकिन नई संभावनाएं खुलेंगी, नए तरह के रोजगार आएंगे, रोजगार का स्वरूप बदलेगा लेकिन रोजगार बढ़ेंगे। और हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, उनसे जब बिल गेट्स, मतलब आईटी का आदमी, उनसे पूछा है और एआई के बारे में आपके क्या विचार है? एआई आई हमारे यहां तो बच्चा पैदा होते ही आई आई बोलता है, तो हम तो आई आई हैं, हम तो तब से आई हैं, और आई मतलब इंडिया और ए मतलब अमेरिका, तो एआई तो हम और आप है ही, तो हम और एआई में तो हम तो बहुत आगे हैं। ये समझ हमारे नेता की है जो बिल गेट्स से बात कर रहे हैं। ये अपने कोई 2 साल के छोटे बच्चे को नहीं फुसला रहे हैं। अब बिल गेट्स को क्या लगा होगा, क्या बल्लाए हैं कि बच्चा यहां इंडिया में पैदा होते ही आई आई करके रोता है, क्या एआई का तो आधा उसको आ ही गया। ये हमारे देश के नेतृत्व का दिमाग है। एक चीज समझ लीजिए, एआई फ्यूचर है। और मैं इस बात को, जो मैंने कहा था कि कब तक कार्यकर्ता बन के रहेंगे, हमारे बार बार कहा जाता ना, हमारे यहाँ के आईआईटी के लोग जो जाते हैं और इनसे अच्छा कोई दिमाग नहीं है, दे आर द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड, और इससे अच्छा कुछ नहीं है, इत्यादि इत्यादि, बहुत बहुत कुछ कहा जाता है। बट दीज बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड आर समथिंग लाइक दैट कि वो कार के ड्राइवर हो सकते हैं, वो कार के मैकेनिक हो सकते हैं, कार के मालिक होते हुए मैंने नहीं देखा है। अब तीसरी बात, गांधी को भूल जाओ पर गोडसे को याद रखना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज गांधी जी का शहादत दिवस है, 30 जनवरी। आज ही के दिन गोडसे ने उनकी हत्या की थी। 30 जनवरी को सरकार ने एक अच्छा काम किया कि कम से कम पैसा बचा लिया। गांधी जी कहते थे ना, पैसा बचाओ। सरकार की तरफ से मैंने एक भी एडवर्टीजमेंट गांधी जी का नहीं देखा। पहले आते थे, अब नहीं आ रहे हैं। बाकी सब चीजों के आ रहे हैं। गांधी पे बहुत कुछ आप सुबह से सुन रहे होंगे, बहुत कुछ कहा गया है, वीडियो लंबा हो गया, मैं शॉर्ट में अपनी एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आई एम जस्ट डूइंग दिस। गांधी कुछ लोगों के लिए सुविधा के गांधी है, कुछ लोगों के लिए दुविधा के गांधी है। ये मैंने किसी से बात की थी, किसी गांधीवादी ने ये बात बताई, मेरा कोई ये दर्शन नहीं है। और जो गांधी एक बात ये कहते थे ना कि साध्य और साधन, ये दोनों में जीरो टॉलरेंस थी, दोनों में प्योरिटी होनी चाहिए। सोचिएगा कि साधन में जीरो टॉलरेंस, चाहे घर का कोई ना, अकेला खड़ा रहूंगा तन्हा। इस देश में कोई एक नेता ये कहता है कि मेरे इन चीजों पे, इन उसूलों पे मैं चाहे अकेला रह जाऊं तब भी मैं अकेला खड़ा रहूंगा, वो शायद गांधी से ही सीखा है। जो सत्य को ईश्वर मानता है, कि जो ट्रुथ है दैट मस्ट प्रिवेल, और जिसका एक ही वो है, अंत्योदय। दुनिया में अगर आपको कोई समस्या का हल चाहिए तो सबसे समाज के सबसे गरीब व्यक्ति का, सबसे वंचित व्यक्ति का सामने रखो, उसको सामने रख के अपने बात को सोचो, अपने आप आंसर मिल जाएगा, और सारे समाज के लिए लागू होगा। चाहे वो समाज का मोटा मैकेनिक हो, चाहे मजदूर हो, चाहे डिलीवरी बॉय हो, इनको सामने रखिए, इनको लेके अपनी प्लानिंग करिए, आपकी चीजें हो जाएंगी। अगर आप अंबानी और अडानी जी को सामने रख के प्लानिंग करेंगे तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। और तीसरी बात, जो गांधी जी की आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से जरूरी है, जो भाईचारा की बात करते थे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहूं, अगर गांधी जिंदा होते 2 साल और 2 साल गांधी को, 2-2.5 साल गोडसे और उसकी उस तरह की संस्थाओं ने गांधी को 2-2.5 साल और दे दिए होते, तो मेरा अपना मानना यह है तब भारत और पाकिस्तान में जिस तरह की नफरत, जिस तरह की एक दूसरे के प्रति दुश्मनी जो बोई गई है, एक तरफ एक दूसरे के प्रति जो जहर है, वो ऐसा नहीं होता। एक वर्किंग रिलेशनशिप होती है, हम 2 राष्ट्र होते, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन एक वर्किंग रिलेशन, हम बातचीत लायक रहते। आज हम जितनी नफरत में जी रहे हैं, गांधी को लगता होगा कि उनका अनफिनिश्ड एजेंडा शायद एक यही था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।